सहमति व्यक्त किया है, जिसे हम लोग हिंदी में विकलांग जन अधिनियम के नाम से, विकलांग जन अधिनियम 1995 के नाम से जानते हैं। कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि विकलांग जन अधिनियम या अधिकार अधिनियम बनाने की क्यों जरूरत पड़ी। तो यानी 1995 से पहले जब यह अधिनियम नहीं बना था, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से एक सामान्य व्यक्ति की बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, रोटी कपड़ा मकान हक अधिकार, वो कहीं ना कहीं दिव्यांगजनों की भी सेम वही हक और अधिकार होते हैं। तो देखा ये गया कि कहीं ना कहीं वह हक व अधिकार दिव्यांगजनों को पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे थे। इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ गैर सरकारी संगठन आगे आए और इस बात का जिक्र किया, सरकार के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि कहीं ना कहीं दिव्यांगजनों के लिए अलग से ऐसा हक अधिकार कानून बनाने की जरूरत है, जिसमें दिव्यांगजनों को उनके हक मिल सकें, उनके अधिकार मिल सकें और हर जगह कहीं ना कहीं समानता के दर्जा के साथ उनको सम्मिलित किया जा सके, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी, फुल पार्टिसिपेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी का भी दर्जा इस अधिनियम को दिया जाता है। पूर्ण भागीदारी एवं सहभागिता अधिनियम, यानी सामाजिक स्तर पे अगर किसी प्रकार की गतिविधि हो रही है तो उस गतिविधि में दिव्यांगजनों को भी बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी पार्शियलिटी के कहीं ना कहीं उसमें शामिल किया जाए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए। तो आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि विकलांगजन अधिकार अधिनियम बनाने की क्यों जरूरत पड़ी। इसमें हमने बताया था कि 14 अनुच्छेद 74 धाराएं हैं और किसी प्रकार की डिसेबिलिटी को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो 7 प्रकार की दिव्यांगताओं को इसमें शामिल किया गया है। वो कौन कौन सी ऐसी दिव्यांगताएं हैं जो आपको पूरी तरह से रट लेना है। तो हमने बताया था कि एक तो हो गया, यानी कि ब्लाइंड नॉर्मल है, तो यानी कि उसमें कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है। अगर डिसेबिलिटी की संज्ञा हम दे रहे हैं, दिव्यांगता की संज्ञा दे रहे हैं, तो चाहे दिव्यांगता थोड़ी सी हो या बहुत ज्यादा हो, तो कहीं ना कहीं वो दिव्यांगता की श्रेणी पे आएगा, अगर नॉर्मल नहीं। तो ब्लाइंड की बात आती है, यानी 100% ब्लाइंड, जब पूरी तरह से देखने में अपात्रता हो तो दूसरा कि पूरी तरह से व्यक्ति दृष्टिबाधित नहीं होता है, कहीं ना कहीं में बची हुई कुछ ना कुछ अवशेष विजन होती है, जो विशेष प्रकार के दृष्टि सहायक उपकरणों का इस्तेमाल कर तो उनको लो विजन से रखा गया है। तो पहले तो 2 डिसेबिलिटी आपकी यही हो गई, ब्लाइंड हो गया और लो विजन हो गया। इसके बाद हमने बताया गामा का क्षमता, यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, हाथ पैर से अस्थि विकलांगता से ग्रसित है, तो वह गामा का लेप्रोसी कोड जो होता है, यानी जब शारीरिक स्तर से हमारे हाथ पैर शरीर में संवेदनशीलता शून्य हो जाती है या किसी भी प्रकार की सेंसिटिविटी नहीं रह जाती है, तो वो हमारी कहीं ना कहीं लेप्रोसी में आता है। और इसके बाद हेयरिंग एम्पेयरमेंट,
अगर किसी व्यक्ति में सुनने की क्षति 60 डेसिबल से होती है या कम होती है तो उसे हम श्रवण दिव्यांगता के सूची से रखते हैं, यानी ब्लाइंड से रिलेटेड हो गई। और 3 कैटेगरी आपको ये बताई गई, ऐसे करके आपकी ये हो गई। किसका ऑन है माइक? 2 डिस्ट्रिक्ट किसका ऑन है प्लीज तो आपका मेंटल रिटार्डेशन हो गया, आईडी के नाम से हम लोग जानते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। और दूसरा है आपका मेंटल इलनेस, जिसकी हिंदी मानसिक रुग्णता या मानसिक बीमारी होती है एक प्रकार से। तो ऐसे करके पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंतर्गत टोटल 7 प्रकार के डिसेबिलिटीज को रखा गया है। और कल हम लोगों ने इसके 14 अध्याय और 74 धाराओं के बारे में भी चर्चा किया था, लेकिन सारे अध्याय पूरे नहीं हो पाए थे। तो जो बाकी के अध्याय बचते हैं उन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार हमने ब्रीफ में दोबारा से रिवीजन करने का इसका प्रयास किया कि कल हम लोगों ने किन किन मुद्दों पे चर्चा किया था। तो ये सारी चीजें हो गई। 6वें अध्याय में हमने मेन रूप से ये बताया था कि कुछ पॉइंट इससे विशेष रूप से जानने योग्य हैं। जानना तो पूरे के बारे में है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स आपको याद करके रखना है कि कभी भी अगर आपसे वाइवा में या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पे पूछ लिया जाता है कि इस कौन से अध्याय में किस चीज का जिक्र किया गया है, तो शिक्षा की बात बोली गई। बताया था कि शिक्षा को अध्याय 6 में रखा गया है। सभी निःशक्त बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक उचित वातावरण एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, दिव्यांग बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, ऐसे बच्चों को यातायात की सुविधा प्रबंध करवाना चाहिए ताकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। यानी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट का अध्याय 6 में एजुकेशन की बात बोली गई है, तो 6 से लेकर के 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को आरटी एक्ट को फॉलो करते हुए फ्री ऑफ कास्ट कंपलसरी एजुकेशन प्रदान करने की बात बोली गई है। साथ साथ कहीं ना कहीं अगर विद्यालय दूर स्थित है तो आवागमन के साधन की भी व्यवस्था करना है ताकि ये बच्चे आसानी से बगैर किसी परेशानी के साथ विद्यालय पहुंच सकें। साथ साथ जो बच्चे 18 साल से एबव की आयु पूरी कर लेते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं वोकेशनल एजुकेशन की व्यवस्था करना है कि अगर बच्चा एजुकेशन नहीं ले पा रहा है तो साथ साथ उसको वोकेशनल एजुकेशन का प्रबंध भी करना है। तो ये अध्याय 6 में एजुकेशन की बात बोली गई। इसके बाद बात आती है अध्याय 7 की, तो रोजगार की बात बताया गया है। समस्त सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों के लिए 3% पद आरक्षित किए गए हैं। ये सारी चीजें आप ऐसा मत कंफ्यूज हो जाना कि नहीं आरक्षण तो इस समय 4% है। जब 4% की बात आएगी तो हम 4% आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट पढ़ रहे हैं और ये पुराना एक्ट है। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंतर्गत जिन चीजों का जिक्र किया गया है वो चीजें आपको बताई जा रही हैं। जब हम लोग आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें जो भी संशोधन हो करके नई चीजें लागू हुई हैं उनका जिक्र हम करेंगे। तो रोजगार की जब बात आती है तो समस्त सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों के लिए 3% पद आरक्षित किए गए हैं। दृष्टिहीनता या अल्पदृष्टि के लिए 1%, मूक बधिर या श्रवण दिव्यांगता के लिए 1%, चलन निशक्तता या प्रमस्तिष्क पक्षाघात के लिए 1%, सेवा या नौकरी के दौरान दिव्यांग होने पर किसी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। ये चीज बोली गई है कि अगर किसी जब व्यक्ति कोई जॉब ज्वाइन करता है और ज्वाइन करने के टाइम पे
पूरी तरह से वो कहीं ना कहीं नॉर्मल कैंडिडेट्स है, लेकिन कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं, कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं, कि कुछ जॉब ऐसे होते हैं जो जोखिम भरे होते हैं, और जॉब के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति या कैंडिडेट कभी भी डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है, उसका हाथ पैर कट जाता है या ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिससे कि वह परमानेंट डिसेबिलिटी की श्रेणी में आ जाता है, तो कभी भी उस व्यक्ति को नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। हाँ, जिस काम के लिए उसको रखा गया था, अगर उस काम को करने में उसको असमर्थता हो रही है, तो आप उसको दूसरा काम उसी विभाग में दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्मी पे कोई फोर्स पे कोई कमांडर है या फोर्स की नौकरी कर रहा है, सिपाही है, और अगर वो दिव्यांगता की श्रेणी पे आ जाता है कि दौड़ धूप नहीं कर सकता है, चाल फेर नहीं कर सकता है, तो उनका भी कहीं ना कहीं ऑफिशियल वर्क भी होता है, क्लर्क ग्रेड में उनको लगाया जा सकता है, परमानेंट एक जगह बैठ करके जो ड्यूटी की जा सकती है उस ड्यूटी में रखा जा सकता है। तो इस तरह से कुल मिला के अगर नौकरी के दौरान कोई भी व्यक्ति या कर्मचारी दिव्यांग हो जाता है तो उसको हटाया नहीं जाएगा। अध्याय 8, सकारात्मक कार्यवाही व स्वीकार्य कार्य। सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को रियायती दरों पर भूमि आवंटित की जाएगी। दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण एवं कृत्रिम प्रकार के उपकरण प्रदान किए जाएंगे। सकारात्मक कार्यवाही व स्वीकार्य कार्य, यानी अध्याय 8 में यह बताया जा रहा है कि सकारात्मक कार्य, यानी सकारात्मक का मतलब कहीं ना कहीं ऐसे कार्य किए जाएं जो दिव्यांग जनों के हितों में हो। सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को रियायती दरों पर भूमि आवंटित की जाएगी। बहुत सारे ऐसे दिव्यांग जन हैं जिनके रहने के लिए आवास नहीं है, तो दिव्यांगता के आधार पर रियायती दरों पे उनको भूमि प्रदान की जाएगी। अगर कोई डिसेबल्ड व्यक्ति जमीन खरीदता है तो उसकी नोटरी या रजिस्ट्री में जो स्टाम्प शुल्क लगता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इनको रियायत मिलती है। तो इस तरह की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। अगर किसी दिव्यांग व्यक्ति को कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल लिम्स की जरूरत है, तो उनको आर्टिफिशियल लिम्स वो भी फ्री ऑफ कास्ट या रियायती दरों पे प्रदान किए जाएंगे। अध्याय 9 में बैरियर फ्री इन्वायरमेंट की बात बोली गई है। अविभेदीकरण, इसके अंतर्गत सरकार को परिवहन क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अनुसार रेलगाड़ी है, बस है, जलयान है तथा वायुयान में दिव्यांग व्यक्तियों को यात्रा की सुविधा दी जाएगी। यानी आप सभी को पता है, कहीं ना कहीं रोडवेज यानी जो परिवहन विभाग की बसें हैं उन पे फ्री ऑफ कास्ट ट्रेवलिंग का पास दिया जाता है, रेलवे में पास दिया जाता है, और साथ साथ बैरियर फ्री बनाने की बात भी बोली गई है कि जो भी सार्वजनिक स्थान है उनको कहीं ना कहीं बाधा मुक्त वातावरण तैयार किया जाए, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट बनाया जाए, ताकि वहां पे दिव्यांगजन भी बगैर किसी परेशानी के पहुंच सकें और पहुंच करके कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। अध्याय 10, अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास। अध्याय 10, मानव संसाधन, अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास। इस अध्याय के अंतर्गत दिव्यांगता के क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाने की आवश्यकता है। अतः शासन तथा स्थानीय निकायों द्वारा निम्नलिखित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी यह बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अनुसंधान क्या होता है, आपका रिसर्च, नए नए रिसर्च होते रहना चाहिए इन लोगों की समस्याओं से रिलेटेड। जब अनुसंधान कार्य किया जाएगा तो कहाँ पे कैसी क्या समस्या आ रही थी और इसकी इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, तो इस तरह से समय समय पे रिसर्च कार्य होना चाहिए। जब रिसर्च कार्य होगा तो रिसर्च कार्य से ही कहीं ना कहीं जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात आती है, मानव संसाधन विकास की बात आती है, जितना ज्यादा जिस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य होंगे, रिसर्च होंगे, उतना ही ज्यादा मानव संसाधन विकास
डेवलप होगा। दिव्यांगता की जैसे रोकथाम है, तो किस तरह से दिव्यांगता की रोकथाम किया जाए, तो आप सभी को पता है कि पहले कितनी ज्यादा पोलियो के केसेस देखने को मिलते थे, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य किए, पोलियो की वैक्सीन डेवलप की, और कंटिन्यू 10 साल से 20 साल से पोलियो की वैक्सीन पिलाई जा रही है। अब इस टाइम पे आप लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिव्यांगता में, यानी जो जन्मजात पोलियोग्रस्त बच्चे होते थे, तो उस पर काफी ज्यादा कंट्रोल देखने को मिला है। साथ साथ जैसे अभी तक कहीं ना कहीं जब प्रसव की बात आती थी, तो गांव में अप्रशिक्षित दाइयों के द्वारा प्रसव करवाया जाता था, तो उससे भी दिव्यांगता के चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ जाते थे। अब आजकल पूरी तरह से एएनएम, जेएनएम, आशा बहुओं, इन सब की नियुक्ति करके जननी सुरक्षा योजना जो चलती है कि पूरी तरह से प्रसव हॉस्पिटल में हो और कहीं ना कहीं डॉक्टरों की देखरेख में हो, जच्चा बच्चा स्वस्थ हो, बेसिक जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, टीकाकरण होना चाहिए, उन सारी सुविधाओं का कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्रबंध कर रहा है, जिससे कि दिव्यांगता पे काफी कंट्रोल हुआ है। सहायक उपकरणों का विकास, अलग अलग अंगों के हिसाब से अलग अलग उपकरणों की कहीं ना कहीं सहायक उपकरणों की जरूरत पड़ती है, तो उसका विकास, रोजगार की पहचान कि कौन कौन क्षेत्रों में से दिव्यांगजनों को रोजगार दिया जा सकता है, या वोकेशनल ट्रेनिंग देकर के, व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर के उनको सेल्फ डिपेंड बनाया जा सकता है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा एवं व्यवसायिक कार्यक्रमों को संचालित करना, तो ये कहीं ना कहीं अनुसंधान कार्य पे ही डिपेंड करेंगे। जितना ज्यादा रिसर्च होंगे उतना ही ज्यादा इन सारी मैन पावर्स अपने पास डेवलपमेंट होंगे। नेक्स्ट है अध्याय 11 में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण। सरकार ने नई सहायक तकनीकी सामग्री, विशेष शिक्षा सामग्री की रचना तथा विकास करने के लिए अनुसंधान की पहल करने, इसके साथ साथ अध्यापकों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाएं स्थापित की जाए, दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना इस कानून का मुख्य उद्देश्य है। अनुसंधान कार्य होंगे, प्रशिक्षण होगा, नए नए एनजीओ के तहत बहुत सारे संस्थान खुलेंगे। जब आप कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़े होंगे, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य कि किस तरह से डिसेबिलिटी एजुकेशन में शिक्षा का विकास, किस तरह से स्वतंत्रता के पहले कितना डेवलपमेंट हुआ शिक्षा में, विशेष शिक्षा में, और स्वतंत्रता के बाद कितना सारा परिवर्तन आया, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको पढ़ने को, देखने को, समझने को, सुनने को मिलती हैं कि स्वतंत्रता के पहले बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जितने भी एक्ट, कानून, अधिनियम, जैसे आपने आईईडीसी के बारे में पढ़ा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, आईईडीसी इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबल्ड, तो आईईडीसी 1974 में आई। 1995 में आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया। 2002 में सर्व शिक्षा नीति आई, तो उसमें भी दिव्यांग लोगों के बारे में सभी प्रकार के बच्चों को सब बढ़े की बात की गई है। 1992 में आरसीआई एक्ट बना। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सभी के शिक्षा का जिक्र किया गया है। तो इस तरह से जितना भी जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट हुआ, वो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के बाद ही हम लोगों को देखने को, सुनने को, समझने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है अध्याय 12, गंभीर निःशक्तता के व्यक्तियों के लिए संस्था। यानी सरकार ने नई सहायक तकनीक सामग्री, विशेष शिक्षा सामग्री की रचना तथा विकास करने के लिए अनुसंधान की पहल करने, इसके साथ साथ अध्यापकों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाएं स्थापित की जाएं, दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना इस कानून का मुख्य उद्देश्य है। यानी जो अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की बात करता है, तो जितना ज्यादा रिसर्च के वर्क होंगे उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, और जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, मानव संसाधन में अभिवृद्धि होगी, उतने ज्यादा संस्थान खुलेंगे, और जब संस्थान खुलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं दिव्यांगजन उससे लाभान्वित होंगे।
12 था आपका गंभीर निःशक्तता के व्यक्तियों के लिए संस्था। इस अध्याय के अंतर्गत जिन्हें 80% या इससे अधिक दिव्यांगता है तो उन्हें गंभीर निःशक्त व्यक्ति कहा जाता है। गंभीर निःशक्तता से प्रभावित व्यक्तियों के लिए शासन द्वारा संस्थान खोले जाने चाहिए और उन्हें संचालित करना चाहिए। यानी जो जिनकी निःशक्तता 75 है लेकिन पता चलता है 80% से एबव अगर निःशक्तता का प्रतिशत है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को अपने में परेशानी होगी। ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं आवासीय संस्थाओं को खोला जाना चाहिए, जहां पे दिव्यांगजनों को रहना रुकना खाना पीना आवासीय सारी सुविधाएं प्रदान की जाएं, जिससे कि उन्हें आने जाने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अध्याय 13 कह रहा है सामाजिक सुरक्षा। इस अध्याय के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों की समस्याओं को देखते हुए सामाजिक सुरक्षा हेतु निम्नलिखित कानून बनाए गए हैं। कहीं ना कहीं जब सामाजिक सुरक्षा की बात आती है तो बात ये होती है कि समाज में आप किस तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, आपके हकों का, आपके अधिकारों का कोई हनन न करे, शोषण न करे। एक्चुअल जो हक और अधिकार आपको मिलना चाहिए वो मिल रहे हैं। तो सामाजिक सुरक्षा हेतु निम्नलिखित कानून बनाए गए हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए गैर सरकारी संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। यानी दिव्यांगता के क्षेत्र में जो भी गैर सरकारी संस्थान है, एनजीओ के तहत संचालित हैं, उनको गवर्नमेंट आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो उन संस्थानों के माध्यम से कहीं ना कहीं दिव्यांगजनों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। दिव्यांग या निःशक्त सरकारी कर्मचारियों के लाभ हेतु बीमा योजना संचालित करना। यानी जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं बीमा प्रदान करना, ताकि आगे की लाइफ उनकी सुरक्षित हो सके। ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को पेंशन सरकार द्वारा दी जाने की सुविधा, और जो भी ऐसे डिसेबल्ड लोग हैं उनको सरकार के द्वारा पेंशन प्रदान की जाती है। सभी जो भी डिसेबल्ड 18 साल से एबव के होंगे, 18 साल प्लस 18 साल से प्लस एज के, उनको सरकार के द्वारा शायद पहले 300 रुपए मिलता था, फिर 500 रुपए हुआ है, और करंट में 600 रुपीज पर मंथ पेंशन प्रदान की जाती है। आई होप जितने भी डिसेबल्ड कैंडिडेट होंगे उन सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा उनको ये सुविधा मिल रही है। तो ये सामाजिक सुरक्षा की बात थी। शिकायत निवारण का अधिकार, यानी जो लास्ट अध्याय है, 14 अध्याय हमने बताया और एक एक अध्याय पे हमने इस रिवीजन क्लास में डिटेल से डिस्कस किया है। अध्याय 14 शिकायत निवारण का अधिकार। इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अधिकारों की अवहेलना के मामले में दिव्यांग विभाग के यहाँ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत निवारण का अधिकार यानी चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, चाहे वह दिव्यांग व्यक्ति हो, सभी के अपने हक हैं, सभी के अपने अधिकार हैं। और अगर आपको अपने वो हक या अधिकार नहीं मिल रहे हैं, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी शिकायतों को लेकर के आप अपनी शिकायतों को उसमें दर्ज करा सकते हैं। केंद्र में दिव्यांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त के यहाँ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। राज्यों में दिव्यांग व्यक्तियों के आयुक्त होते हैं, वहां पे ये लोग अपनी समस्याओं से रिलेटेड शिकायत दर्ज करा सकते हैं अगर इनकी समस्याओं का निवारण नहीं किया जा रहा। तो ये आपका ओवरऑल पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट फिनिश हुआ। आई होप आप सभी को ये सारे पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। हमने 14 अध्याय 74 धाराओं की बात किया, कब बना इसके बारे में भी जान लिया, कब लागू हुआ ये भी जान लिया, कौन कौन सी डिसेबिलिटीज को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है और कौन से अध्याय में क्या बात बोली गई है। ये सारी चीजें आपको कंठस्थ तब होंगी जब आप लगातार इसका रिवीजन करेंगे। इसी पॉइंट में
जो पॉइंट यूनिट 4 का एक्ट एंड एजेंसी से रिलेटेड जो पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे, तो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत ही आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भी है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का सिर्फ आर पहले जोड़ दिया गया है, उस आर का आशय ये है रिवाइव। बाकी आपका सब सेम है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट तो वही है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, आर से रिवाइव्ड हो गया। और पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी वो 95 में बना था और ये उसका रिवाइव्ड 2016 में हुआ है। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान दे करके समझने का प्रयास करिएगा। 27 दिसंबर 2016 को भारत के राष्ट्रपति ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। यानी 27 दिसंबर 2016 को भारत के राष्ट्रपति ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पर हस्ताक्षर किए और दिव्यांगता के क्षेत्र में एक नया कानून बना दिया, जिससे निःशक्तजन अधिनियम 1995 को निरस्त कर उसके स्थान पर इस कानून को लाया गया। यानी एनीवन कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ अगर उसकी कुछ अच्छाइयां होते हैं, मेरिट्स होते हैं, तो दूसरी तरफ उसके डीमेरिट्स भी हो सकते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने अभी आरटी एक्ट 2009 पढ़ा था और लास्ट में उसके कुछ डीमेरिट्स भी बताया, कि जैसे ये बताया कि कहीं ना कहीं आरटी एक्ट के अंतर्गत 6 से लेकर के 14 वर्ष तक सामान्य बच्चों और 6 से लेकर के 18 वर्ष तक दिव्यांग बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन प्रदान करने की बात बोली गई है। लेकिन जो सबसे बड़ा दोष है, तो जो 0 से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चे आएंगे उनके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं क्योंकि 5 साल तक बच्चा घर पे बैठा रहेगा और बेसिक न्यू और क्रिटिकल पीरियड बच्चे का 0 से लेकर के 2.5 साल से लेकर के 3 साल तक होता है। उस टाइम पे कहीं ना कहीं बच्चे को बेसिक तौर पे विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो यह सबसे बड़ा डीमेरिट्स है। तो इसी तरह पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट बना तो हर सिक्के के दो पहलू मैंने बताया कि एक तरफ अगर कुछ अच्छाइयां होंगी तो दूसरी तरफ बुराइयां भी होंगी। लगातार जब 95 से अब तक ये कानून चला आ रहा था, 15 साल हो गए, कुछ कमियां देखी गई होंगी, तब जाकर के कहीं ना कहीं उसमें रिवाइव करने की उसकी जरूरत पड़ी और यह 2016 में रिवाइव भी हो गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 दिसंबर 2006 को दिव्यांगजनों के अधिकारों पर उसके अभी समय को अंगीकृत किया था, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किया था। इसलिए उसके बिंदुओं को ध्यान में रखकर इस नए कानून को यूएनसीआरपीडी के आधार पर बनाया गया। आप सभी इसके पहले यूएनसीआरपीडी पढ़ चुके हैं कि 13 दिसंबर 2006 को संयुक्त राष्ट्र सभा ने इस पे हस्ताक्षर किए थे और 2006 से यह कानून कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रभावी हुआ। तो जो आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बना है वह पूरी तरह से कहीं ना कहीं यूएनसीआरपीडी के बिंदुओं को ध्यान में रख करके बनाया गया है। कानून की विशेषताएं क्या हैं? कौन से कानून की विशेषताएं? आरपीडब्ल्यू एक्ट कानून की दिव्यांगता की परिभाषा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांगता की परिभाषा में बदलाव लाते हुए इसे और भी व्यापक बनाया गया है। यानी यह बताया जा रहा है जो दिव्यांगता की डिफिनीशन थी, तो 2016 में जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट रिवाइव हुआ तो दिव्यांगता की डिफिनीशन को और ज्यादा कहीं ना कहीं विस्तृत और प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया। इस अधिनियम में दिव्यांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया। यानी जो दिव्यांगता की डिफिनीशन थी उसको और ज्यादा विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर बनाया गया और अपंगता के मौजूदा प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। यानी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में 7 प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया गया था,
लेकिन आरपीडीडब्ल्यू एक्ट के अंतर्गत उन 7 दिव्यांगताओं को बढ़ा करके टोटल 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को अब इसमें शामिल कर दिया गया है। आरक्षण की जब बात आती है कि चेंजमेंट, अब हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या चेंजमेंट हुए हैं। जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आपने पूरी तरह पढ़ लिया, उसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। अब दोनों में चेंजमेंट क्या हो रहा है, तो पहले वाले में बताया गया कहीं ना कहीं मतलब जो नया कानून आपका बना पर्सन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, तो बताया कि इसमें दिव्यांगता की जो डिफिनीशन दी गई थी उस डिफिनीशन को और अधिक गतिशील और प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया। दिव्यांगताओं को पहले 7 प्रकार की दिव्यांगताओं को रखा गया था, उनसे बढ़ा करके 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को कहीं ना कहीं इसमें मौजूदा समय पे शामिल कर दिया गया। आरक्षण प्रतिशत में वृद्धि, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों को अब तक 3% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान था, लेकिन इस अधिनियम में इसे बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। कंफ्यूजन सभी का दूर हुआ होगा। और करंट में अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है कि सरकारी या गवर्नमेंट नौकरियों में दिव्यांगजनों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है, तो अब रटा रटाया आंसर आपको 3% नहीं देना बल्कि आपको 4% देना है, क्योंकि इसको बढ़ा करके 4% कर दिया गया है। पूर्ण दृष्टि बाधित, अल्प दृष्टि बाधित 1% है। श्रवण बाधित, श्रवण दोष 1% है। चलन दिव्यांग जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्की पक्षाघात, रोग मुक्त, कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित और पेशी कुपोषण भी 1% है। स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रुग्णता 1%। ऐसे करके 3% से 1% एक्स्ट्रा यानी 4% बढ़ा दिया गया है। प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचान किए गए खंड 1 से खंड 4 के अधीन व्यक्तियों में से बहुदिव्यांगता जिसके अंतर्गत बधिर अंधता भी है। शिक्षा संबंधी सुधार, ये तो नौकरी में आपको पता चल गया। पहले तो डिसेबिलिटी में चेंजमेंट 7 से 21 कर दिया गया है। दूसरा चेंजमेंट जो सरकारी नौकरियों में प्रतिशत प्राप्त था तो 3% से बढ़ा करके 4% कर दिया गया है। अब शिक्षा संबंधी क्या सुधार किए गए हैं, इस अधिनियम में बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। सामान्य बच्चों की एज हमने बताया 6 से 14 वर्ष और दिव्यांग बच्चों की एज 6 से 18 वर्ष तक। साथ ही सरकारी वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों को दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी। पहले ऐसा बाधित नहीं था, लेकिन इधर अब अगर आप किसी भी गवर्नमेंट संस्थान में, चाहे वो आपका प्राइमरी स्कूल हो, जूनियर स्कूल हो, हाई स्कूल हो, इंटरमीडिएट हो, किसी भी संस्थान पे अगर कोई भी दिव्यांग एडमिशन के लिए जाता है तो कोई भी संस्थान उसको एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकता है। फंड की व्यवस्था, दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य निधि का निर्माण किया जाएगा। यह बात बोली गई है कि अगर दिव्यांगों को बहुत सारी, जैसे सेल्फ रोजगार के लिए फंड चाहिए, शादी के लिए कहीं ना कहीं पैकेज मिलता है, कृत्रिम उपकरणों के लिए मिलता है, बिजनेस के लिए मिलता है, पीसीओ के लिए मिलता है, पेट्रोल पंप के लिए मिलता है, कस्टम ड्यूटी वगैरह में या इनकम टैक्स में छूट मिलती है, तो ऐसा करके फंड की व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में बनाए गए अन्य फंड का इस नए फंड में विलय कर दिया जाएगा। यानी पहले से जो ऑलरेडी फंड दिए जाते थे उन फंडों को भी इसमें मिला दिया गया है। और संरचना संबंधी सुधार, सुलभ भारत अभियान को मजबूती प्रदान करने एवं निर्धारित समय सीमा में सार्वजनिक इमारतों, सरकारी और निजी दोनों में दिव्यांगजनों की पहुंच सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। इस टाइम पे आप लोग देख रहे होंगे, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो, कोर्ट हो, अदालत हो, यानी सार्वजनिक सेवा से रिलेटेड कोई भी इमारत अगर है तो कहीं ना कहीं उसको बैरियर फ्री बनाए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। रैंप की व्यवस्था हो, रैंप नहीं है तो लिफ्ट की होना चाहिए,
ताकि दिव्यांगजनों की पहुंच सुनिश्चित कराई जा सके। तो ये आपके अवसंरचना संबंधी सुधार हैं। गार्जियनशिप की व्यवस्था, यह विधेयक जिला न्यायालय द्वारा गार्जियनशिप की व्यवस्था प्रदान करता है, जिसके तहत अभिभावक और दिव्यांग व्यक्तियों के बीच संयुक्त निर्णय लेने की व्यवस्था होगी। यानी गार्जियनशिप की व्यवस्था क्या कह रहा है कि यह विधेयक जिला न्यायालय द्वारा गार्जियनशिप की व्यवस्था प्रदान करता है, जिसके तहत अभिभावक और दिव्यांग व्यक्तियों के बीच संयुक्त निर्णय लेने की व्यवस्था होगी। दो पॉइंट और हैं, इनको पूरा कर लेते हैं, बाकी सिर्फ 21 डिसेबिलिटी रह जाएंगे आपको बताने के लिए, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बेंचमार्क दिव्यांगता के लिए विशेष प्रावधान, इस अधिनियम में बेंचमार्क दिव्यांगता यानी न्यूनतम 40% दिव्यांगता के शिकार लोगों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान है, और ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं और अन्य प्रकार की योजनाओं में भी प्राथमिकता दी जाएगी। यानी बेंचमार्क दिव्यांगता के लिए प्रावधान ये बताया जा रहा है कि जो 40% मिनिमम डिसेबिलिटी का प्रमाण पत्र रखते हैं तो उनको दिव्यांग व्यक्तियों की श्रेणी पे रखा जाएगा और दिव्यांगता से रिलेटेड सारी सुविधाएं उनको प्रदान की जाएंगी। अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है लास्ट, दिव्यांगजनों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालयों को नामित किया जाएगा। ये चीज बोली जा रही है कि दिव्यांगता के क्षेत्र के अगर कोई भी निपटारे हैं तो उनको मतलब उन समस्याओं के समाधान के लिए डिस्ट्रिक्ट स्तर पर कहीं ना कहीं न्यायालयों की व्यवस्था की जाएगी। नया अधिनियम इस संबंध में भारत में बनने वाले कानूनों को दिव्यांग व्यक्तियों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीआरपीडी के उद्देश्यों के सापेक्ष ला खड़ा करेगा। यानी जो चीजें यूएनसीआरपीडी में हैं उन्हीं यूएनसीआरपीडी के तर्ज पे ही कहीं ना कहीं आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भी बनाया गया है। भारत यूएनसीआरपीडी का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है और यह अधिनियम यूएनसीआरपीडी के संदर्भ में भारत के दायित्वों को पूरा करेगा, क्योंकि भारत को भी मैंने बताया था कि 135 देशों की लिस्ट पे यूएनसीआरपीडी दस्तावेज पे हस्ताक्षर करके भारत भी उस पर शामिल हुआ था। तो इस तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत यूएनसीआरपीडी का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है और यह अधिनियम यूएनसीआरपीडी के संदर्भ में भारत के दायित्वों को पूरा करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कहीं ना कहीं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में भी जाना कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या है। अब सिर्फ इसके अंतर्गत कौन कौन सी डिसेबिलिटी रह गई हैं। रत्नेश मिश्रा कौन से एक्ट का है? ये पहले हमने पीडब्ल्यूडी एक्ट बताया और पीडब्ल्यूडी से जोड़ करके ही हमने, जैसे ही पीडब्ल्यूडी एक्ट फिनिश हुआ इसके बाद हमने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में चर्चा किया कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब बना, उसमें पीडब्ल्यूडी से अलग हट करके कौन कौन सी चीजें या नए संशोधन देखने को मिले, इन चीजों के बारे में जाना और लगभग चीजें हम लोगों ने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में भी जान लिया है। सिर्फ 21 डिसेबिलिटीज के बारे में डिटेल से हमें बताना है कि वो कौन कौन सी ऐसी 21 डिसेबिलिटीज हैं जो इसके अंतर्गत रखी गई हैं। और किसी स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम, प्लीज रिप्लाई। सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं पीडब्ल्यूडी और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के? मैटर इसका मैंने पहले ही आप लोगों को दे रखा है, तो आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और अपने स्तर से भी पूरा पेपर अब कवर करने का प्रयास करिए। अगर कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जरूर इन रिवीजन क्लासों पे आप लोग अपनी परेशानियों को रखिए और ये प्रयास रहेगा कि जो भी हफ्ते 10 दिन का टाइम हम लोगों के अंदर पास बच रहा है, ये लास्ट दिसंबर तक सारी चीजें पूरी तरह से आपकी रिवीजन के बाद भी फिनिश हो जाएंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर।